दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि आज का वीडियो भले ही आपके सिलेबस से हट कर है, पर मेरे ख्याल से आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि इस तरह के टॉपिक्स आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग या लॉजिकल थिंकिंग आपको अपने आसपास में जो कुछ भी हो रहा है उसके प्रति अवेयर बनाते हैं। ऐसे में आप सवाल करते हैं, जवाब ढूंढते हैं। इस तरह की थिंकिंग की कमी मुझे लगता है कि छात्रों में बहुत अधिक है और इसे समय रहते डेवलप कर लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को सबसे अधिक कौन सी चीज प्रभावित करती है, तो आपका जवाब क्या होगा? आपको क्या लगता है? क्या आर्थिक विकास का संबंध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से होता है? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि एक देश जितना अधिक दूसरे देशों को अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करेगा, उसका ट्रेड सरप्लस भी उतना ही अधिक होगा और वो देश उतना ही अधिक समृद्ध होगा? या फिर आप ये सोचते हैं कि एक देश को समृद्ध वहां पाए जाने वाले रॉ मटेरियल्स बनाते हैं? एक देश के पास जितने अधिक नेचुरल रिसोर्सेस होंगे, देश उतना ही अधिक समृद्ध होगा? या फिर एक देश के आर्थिक विकास की रफ्तार को उसकी जियोलॉजिकल स्थिति तय करती है? क्या वो लैंडलॉक है या वो एक कोस्टल देश है? इस बात पर क्या एक देश की आर्थिक विकास की रफ्तार निर्भर करती है? या फिर देश के विकास की रफ्तार वहां के मेहनती और स्किल्ड लेबर तय करते हैं, जिसे हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं? या फिर कैपिटल आउटपुट रेशियो तय करता है कि एक देश की विकास दर क्या होगी? या फिर देश में मौजूदा टेक्नोलॉजी का स्तर या फिर व्यापार और श्रम कानून तय करते हैं एक देश के विकास दर की रफ्तार क्या होगी? दोस्तों, इस तरह से आप उन पॉसिबल फैक्टर्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट बना सकते हैं जो किसी देश के इकोनॉमिक ग्रोथ को अफेक्ट करती हैं। लेकिन दोस्तों, ये लिस्ट तब तक पूरी नहीं हो सकती है जब तक कि हम इसमें सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर को नहीं जोड़ देते हैं। दोस्तों, सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जिस पर आर्थिक विकास के दूसरे सभी फैक्टर निर्भर करते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे देश की जहां कोई सरकार नहीं है। क्या आप वहां आर्थिक विकास के बारे में सोच सकते हैं? या फिर कल्पना कीजिए नॉर्थ कोरिया की। क्या नॉर्थ कोरिया के नागरिक अपने डिक्टेटर से आर्थिक नीतियों और श्रम कानून के बारे में सवाल पूछ सकते हैं? या फिर कल्पना कीजिए सोमालिया की, जहां धार्मिक कट्टरता हर साल सैकड़ों लोगों की जान ले लेता है। क्या वहां आर्थिक समृद्धि या विकास लोगों की पहली प्राथमिकता हो सकती है? दोस्तों, किसी भी देश में वहां की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति देश के आर्थिक विकास के भविष्य को तय करने वाला सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। इस वीडियो में हम इसी सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर के अंतर्गत आने वाले सब फैक्टर रिलीजियस फ्रीडम यानी धार्मिक स्वतंत्रता की बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि धार्मिक स्वतंत्रता और आर्थिक विकास के बीच क्या संबंध है। लेकिन सबसे पहले हमें समझना होगा कि रिलीजन क्या है और रिलीजियस फ्रीडम का क्या मतलब है। दोस्तों, रिलीजन या धर्म एक सुपरनेचुरल पावर या अलौकिक शक्ति या एक ऐसी शक्ति जो ग्रेटर देन ह्यूमन है, इस पर इंसान के बिलीफ यानी विश्वास को दर्शाता है। इस बिलीफ के अंतर्गत तरह तरह के रीति रिवाज और समारोह का आयोजन होता है। रिलीजन अक्सर इंसान को जीवन जीने का ढंग, नियम और उसके जीवन का उद्देश्य भी बतलाता है। ScienceDaily.com नाम की एक वेबसाइट के अनुसार दुनिया में आज एक रफ एस्टिमेशन के अनुसार करीब 4200 तरह के अलग अलग धर्म प्रैक्टिस किए जाते हैं। हो सकता है कि कई बार एक धर्म को मानने वालों की आस्था, रीति रिवाज, ढंग और रहन सहन दूसरे तरह के धर्म को मानने वालों की आस्था, रीति रिवाज, ढंग और रहन सहन से पूरी तरह अलग हो। हर एक व्यक्ति की धार्मिक आस्था अपने धर्म के प्रति अटूट होती है। इसकी तुलना किसी दूसरे व्यक्ति के धार्मिक आस्था से नहीं की जा सकती है और ये नहीं कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति के धार्मिक आस्था का महत्व हमारी या तुम्हारी धार्मिक आस्था के महत्व से कम है या ज्यादा है। उसके रीति रिवाज ठीक नहीं है और हमारे रीति रिवाज ठीक हैं। उसका जीने का ढंग गलत है और हमारा जीने का ढंग सही है। इस तरह की तुलना बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं हम। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम धार्मिक कट्टरता की ओर बढ़ेंगे। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति की धार्मिक आस्था उसका व्यक्तिगत चुनाव है। ये एक हाईली पर्सनलाइज्ड थिंग है। ये एक व्यक्ति का मौलिक चुनाव है जिसके हिसाब से वो अपना पूरा जीवन जीता है। चलिए अब समझते हैं कि रिलीजियस फ्रीडम का क्या मतलब है। दोस्तों, अगर हम रिलीजियस फ्रीडम को आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि रिलीजियस फ्रीडम का मतलब है एक व्यक्ति अपने पसंद के हिसाब से अपना रिलीजन चुन सके।
इसमें किसी भी व्यक्ति या संस्था की कोई जोर जबरदस्ती ना हो। हाँ, वो एक व्यक्ति या संस्था की बातों से प्रभावित हो सकता है, पर धर्म चुनने या ना चुनने का इरादा उसका खुद का होना चाहिए। दोस्तों, हमें एक बात और जान लेनी चाहिए कि धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब है आप अपने धार्मिक आजादी को इस तरह से एंजॉय करें कि इससे किसी दूसरे व्यक्ति की आस्था का हनन ना हो। धार्मिक आजादी का मतलब ये कतई नहीं है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की धार्मिक आजादी का निर्धारण करने लगे। अगर एक व्यक्ति ऐसा करता है तो इसे धार्मिक कट्टरता कहा जाता है। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता एक फंडामेंटल राइट है। भारत का संविधान की धारा 25 से 28 के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता को एक मौलिक अधिकार के रूप में सुनिश्चित करता है। इसके बाद 1976 में इसमें सेक्युलर शब्द भी जोड़ दिया गया, जिसका मतलब है कि संविधान धार्मिक रूप से देश के हर नागरिक को एक समान नजर से देखता है। वो धार्मिक मामलों में न्यूट्रल रहता है। अब सवाल उठता है कि कैसे धार्मिक स्वतंत्रता देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करती है। दोस्तों, इसे समझने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि अगर धार्मिक स्वतंत्रता ना हो तो क्या समस्या पैदा हो सकती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बतला दिया है कि रिलीजन व्यक्ति की मौलिक जरूरत होती है। व्यक्ति के पास कुछ हो या ना हो, पर उसका किसी रिलीजन पर विश्वास या अविश्वास अवश्य होता है। ये उसकी व्यक्तिगत सोच के बारे में भी बतलाता है। भारतीय संविधान इसे फंडामेंटल राइट कहता है। दोस्तों, एक व्यक्ति को धार्मिक रूप से दो मेन कैटेगरी में बांटा जा सकता है। या तो व्यक्ति धार्मिक होगा या धार्मिक नहीं होगा। यानी एक व्यक्ति किसी सुपर नेचुरल सोर्स या ईश्वर पर यकीन करता होगा, या फिर वो नास्तिक होगा, या कहें कि वो विज्ञान पर अपना सारा भरोसा रखता होगा। इसके अलावा व्यक्ति के धार्मिक सोच की जितनी भी सब कैटेगरी आप बनाएंगे वो इन दोनों मेन कैटेगरीज का मिला जुला रूप ही होगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि धर्म व्यक्ति की मौलिक जरूरत है। अब अगर इस मौलिक जरूरत और मौलिक अधिकार पर सरकार या सत्ता अतिक्रमण करे तो इसका मतलब होगा कि व्यक्ति के दूसरे मौलिक अधिकार भी खतरे में है। चाइना एक कम्युनिस्ट देश है जहां की सरकार नास्तिक है। ध्यान रखिए कि चाइना कोई सेक्युलर देश नहीं है। नास्तिक और सेक्युलर होने में अंतर होता है। सेक्युलर का मतलब होता है व्यक्ति के लिए सभी तरह की धार्मिक सोच एक जैसा महत्व रखती है। चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म को मानता हो या फिर किसी धर्म को ना भी मानता हो, उसके लिए हर व्यक्ति बराबर है। वो धर्म के मामले में किसी से कोई भेदभाव नहीं करता है। वो इस मामले में न्यूट्रल रहता है। वहीं दूसरी तरफ नास्तिक का मतलब है कि व्यक्ति किसी ईश्वर पर आस्था नहीं रखता है। ये व्यक्ति के मौलिक सोच की दूसरी कैटेगरी है। चाइना अपनी नास्तिक मानसिकता को अपने उन दूसरे नागरिकों पर जबरदस्ती थोपने की कोशिश करता है जो ईश्वर पर आस्था रखते हैं। इसलिए वो धार्मिक स्थलों को तोड़ता है और वहां शॉपिंग मॉल इत्यादि का निर्माण करता है। एक व्यक्ति का धार्मिक होना या नास्तिक होना तब तक ठीक है जब तक उसकी सोच एक दूसरे के आड़े में ना आए। अब दोस्तों, अगर एक देश का निर्माण ही इस आधार पर हो जहां किसी एक तरह की धार्मिक आस्था को प्रधानता मिलती हो, जैसे सोमालिया जो खुद को मुस्लिम देश कहता हो या चाइना जो खुद को एक नास्तिक देश कहता हो, दोनों ही केस में जहां ईश्वरीय आस्था को मानने और ना मानने की होड़ में संविधान की बुनियाद रखी गई है, वहां ह्यूमन राइट का वायलेशन बड़ी ही आम घटना बन जाती है। दोस्तों, जब एक देश की संस्था कानूनी तौर पर यह तय करने लगती है कि आपकी धार्मिक सोच क्या होगी, तब अक्सर देश के कानून पर मेजोरिटी थिंकिंग हावी होने लगती है। ऐसे में माइनॉरिटी और मेजोरिटी थिंकिंग के बीच में क्लैशेस होना शुरू हो जाता है और धार्मिक दंगे और सिविल वार की स्थिति पैदा हो जाती है। देश के अंदर टेररिस्ट ग्रुप और रिबल्स ग्रुप जो है वो बनने लगते हैं। हालांकि दोस्तों, भारत एक सेक्युलर स्टेट है, पर यहाँ भी धार्मिक दंगों का इतिहास काफी लंबा रहा है। 1976 में संविधान में सेक्युलर शब्द जोड़ने के बाद भी धार्मिक दंगे यहाँ कम नहीं हुए। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भारत में खासकर दिल्ली में सिख जेनोसाइड हुआ। इसके बाद 1990 में हिंदू विरोधी दंगे कश्मीर में देखे गए। 2002 में गुजरात में मुस्लिम विरोधी दंगे हुए। 2008 में उड़ीसा के अंदर क्रिश्चियन विरोधी दंगे हुए। रिसेंटली दिल्ली में फिर से हिंदू मुस्लिम दंगे हुए जहां 50 से अधिक लोग मारे गए। दोस्तों, इसके अलावा भी हिंदुस्तान में धार्मिक आधार पर सैकड़ों माइनॉरिटी किलिंग होती रहती है जो कभी रिपोर्ट नहीं होती है। हर साल हम छोटे पैमाने पर कहीं ना कहीं धार्मिक हिंसा देखते रहते हैं। दोस्तों, ये धार्मिक दंगे देश में ह्यूमन राइट्स का बहुत अधिक नुकसान करती हैं।
जब मासूम लोग सड़कों पर मारे जाते हैं तो ये देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब करता है। जब एक देश धार्मिक रूप से कट्टर होता जाता है तो वो दूसरे धर्म के प्रति अनफेयर भी होता जाता है। कानून में तरह तरह के बदलाव किए जाते हैं जो दूसरे धार्मिक सोच वाली कम्युनिटी की स्थिति को वहां और भी एडवर्स बनाती हैं। जब एक विदेशी नागरिक जिसका उस देश के धार्मिक मामलों से कोई लेना देना नहीं होता है, अपना पैसा निवेश करने से पहले देश के आंतरिक हालात का अध्ययन करता है, तो निवेश की प्राथमिक सूची में ऐसे देशों को पहले रखता है जहां आंतरिक हालात ठीक हों। वो ऐसे देश का चुनाव नहीं करना चाहता है जहां दंगे और हिंसा होना आम बात हो। वैसे देश जो अपने ही नागरिकों के लिए सुरक्षित ना हो, वहां टूरिस्ट भी विजिट करने से कतराते हैं, जो भारत जैसे देश के लिए विदेशी करेंसी के इनफ्लो का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बन सकता है। दोस्तों, रिलीजियस रिप्रेशन एक देश के अंदर ब्रेन ड्रेन की समस्या भी पैदा करता है। आइंस्टीन एक यहूदी थे जो नाजी जर्मनी से तब जान बचाकर यूएसए चले गए थे। बाद में सोवियत रूस से भी कई यहूदी साइंटिस्ट इजराइल, यूरोप और अमेरिका भाग गए। दोस्तों, भारत एक डाइवर्स कंट्री है। यहाँ धार्मिक कट्टरता के लिए कोई स्थान नहीं है। यहाँ गांधी भी हुए, अंबेडकर भी हुए और मौलाना अबुल कलाम आजाद भी हुए। दोस्तों, धार्मिक त्योहारों का भी देश के आर्थिक विकास में बड़ा योगदान होता है। भारत में अलग अलग धर्मों के त्योहार भी देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर होने से बचाते हैं। सदियों से यहाँ अलग अलग तरह के मेले और धार्मिक तीर्थ यात्राएं इकोनॉमी को सपोर्ट करती आई हैं। आप सालों भर होने वाले त्योहारों की लिस्ट बना सकते हैं। ये मकर संक्रांति से शुरू होती हैं और क्रिसमस में खत्म होती हैं। यही हिंदुस्तान की खासियत है। यहाँ डिमांड की कभी कमी नहीं हो सकती है। कैसे कमी हो सकती है? क्योंकि यहाँ सालों भर त्योहार मनाए जाते हैं। दोस्तों, USCIRF या यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, या जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अमेरिकी आयोग नाम दिया गया है, जिसकी स्थापना 1998 में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत की गई है। ये एक अमेरिकी संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर दुनिया के देशों में धार्मिक मामलों की समीक्षा करता है। इसका काम है दुनिया के देशों में धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक हिंसा, धार्मिक आस्था के उल्लंघन से जुड़े मामलों के बारे में फैक्ट्स के आधार पर यूएस प्रेसिडेंट, यूएस कांग्रेस और द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को रिकमेंडेशन देना। ये यूनाइटेड स्टेट के विदेश मंत्रालय से अलग एक स्वतंत्र इकाई है। USCIRF के कमिश्नर्स का चयन यूएसए के प्रेसिडेंट और विपक्ष द्वारा मिलकर बायलैटरल रूप में किया जाता है। USCIRF दुनिया के अलग अलग देशों में वहां हो रही धार्मिक स्वतंत्रता पर हमलों का बारीकी से अध्ययन करता है और यूएस सरकार को इसकी गंभीरता की जानकारी देता है। यूएसए ऐसे देशों में जहां धार्मिक आधार पर माइनॉरिटीज को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके साथ अपने राजनीतिक रिश्तों की पुनः समीक्षा कर सकता है और उन लोगों पर जो इस तरह की हिंसा के जिम्मेदार हैं प्रतिबंध लगा सकता है। USCIRF की 2020 की रिपोर्ट में, जिसमें मुख्य रूप से जनवरी 2019 से दिसंबर 2019 तक की समीक्षा की गई है, इसमें कंट्रीज फॉर स्पेशल कंसर्न्स नाम की एक सूची बनाई गई है, जिसमें वैसे देशों को जहां धार्मिक स्वतंत्रता का हनन हो रहा है शामिल किया गया है। दोस्तों, इस 14 देशों की सूची में दुर्भाग्य है कि भारत को भी कंट्रीज फॉर स्पेशल कंसर्न्स की सूची में रखा गया है। USCIRF ने इसके लिए भारत में रिसेंटली हो रही घटनाओं का हवाला दिया है। उन्होंने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन, गौ हत्या कानून, धर्म परिवर्तन कानून, जम्मू और कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाया जाना, फिर वहां लगाए गए कर्फ्यू और दिल्ली दंगों को भी इस समीक्षा में शामिल किया है। उन्हें लगता है कि भारत धार्मिक स्वतंत्रता के क्षेत्र में असहिष्णु होता जा रहा है, लेकिन USCIRF के कमिश्नर्स को लगता है कि भले ही उन्होंने इस बार इंडिया को USCIRF के कंट्रीज फॉर स्पेशल कंसर्न्स की सूची में रखा है, पर इंडिया दूसरे देशों जैसे चाइना और नॉर्थ कोरिया या लिस्ट में रखे गए दूसरे देशों की तुलना में धार्मिक मामलों के निर्धारण में एक बेहतर देश है और वो धार्मिक स्वतंत्रता पर हुए हमलों को जल्द ही ठीक कर लेगा। दोस्तों, USCIRF के इस पूरे आर्टिकल को आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को फॉलो करके भी पढ़ सकते हैं। ये हिंदी में है और ज़्यादा बड़ी समीक्षा इसके अंतर्गत नहीं की गई है, सो आप भी इसे पढ़ सकते हैं। ऐसी चीज़ों को पढ़ना आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करता है। मुझे लगता है कि आप सबों को इस तरह के छोटे छोटे आर्टिकल्स को अब धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब भी आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं
इससे हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है नई वीडियो बनाने में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।